अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्टोरीज़ विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माए दरख्शा बाय फातिमा लगारी का एपिसोड नंबर 40 लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना वक्त ज़ाया किए करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, जिससे बाकी एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। माए दरख्शा बाय फातिमा लगारी, आखिरी किस्त। डियर डायरी, मेरा कन्फेस्ड, अमर खान। डियर डायरी, दिस stubborn, grumpy, impossible man would give me his life, but not even an I love you too, I hate him so much. अलमीरा सुल्तान। एबटाबाद के एसएसपी अमर खान ज़ादा गुज़िश्ता रोज़ मोरखा 10 दिसंबर तकरीबन शाम 6 बजे से लापता हैं। पुलिस मोरखा 11 दिसंबर सुबह 10 बजे उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर लापता करार देते हुए आवाम से ताउन की अपील करती है। अगर किसी शख्स ने उन्हें कहीं देखा हो या उनके बारे में कोई मालूमात रखता हो तो फौरी तौर पर अपने करीबी थाने या पुलिस हेल्पलाइन पर इतला दें। डीपीओ ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में मीडिया का हुजूम लगा था। कैमरों की जलती बुझती फ्लैश लाइट्स, लैपटॉप के कीपैड्स, तेजी से हरकत करती हुई उंगलियां, छेमागोइयां, डाइस पर रखे हुए माइक से उभरती हुई 1-2 की आवाज़। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एसएसपी खानज़ादा ने बुलाई थी। उसे गुज़िश्ता दिनों निहाल की गिरफ्तारी से लेकर उसके फरार होने, फिर पुलिस के हाथों मारे जाने की तमाम तफसीलात देना था। वो हन्नान के जनाजे में मसरूफ़ रहा था। आला अफसरान ने मीडिया को थोड़ा बहुत हालात का बता दिया था, मगर मुकम्मल ऑपरेशन की तफसील आवाम को उसी से सुनना थी। घड़ी की सुई 6 पर पहुंची, शाम ठठरती गई। इंतज़ार तवील हुआ। शायद वो भूल गया था या कोई मसरूफियात आदम की थी कि 20 मिनट मजीद गुजर गए मगर अमर न आया। अलियार उसे बुलाने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर उसके ऑफिस पहुंचा। दस्तक पर जवाब ना मिला तो दरवाज़ा धकेल दिया। ऑफिस खाली था। बाहर खड़े हुए सिपाहियों ने आखिरी बार उसे ऑफिस जाते हुए देखा था। अलियार कुछ उलझकर मेज़ के करीब आया। अमर का मोबाइल, वॉलेट, गाड़ी की चाबी वहीं रखी हुई थी। हर फाइल, हर शय अपनी जगह थी। अमर कहाँ था? मोबाइल निकालकर किसी का नंबर दर्ज करता अलियार खिड़की की तरफ चला आया। खिड़की के पर्द धकेले तो पहली मंजिल से नीचे सरसब्ज लॉन दिखाई दे रहा था। धुंध में लिपटा शाम के इस पहर और उसमें भीगता हुआ लॉन। एसएसपी साहब तुम्हारे साथ हैं? उसने खबर को कॉल की थी। नहीं, मैं तो आज सुबह ही नमली मेरा आया हूँ। खान ठीक है? खावर के लहजे से तशवीश झलकी। अलियार ने अगली कॉल हाशिर को की। अमर एसएसपी हाउस भी नहीं था, शहरियार के घर भी नहीं था। खतरे की घंटी बज चुकी थी। अलियार तेजी से उसके मोबाइल पर झपटा। मोबाइल पर पासवर्ड लगा था। उसने अमर का वॉलेट उठाया। वॉलेट से भी कुछ बरामद ना हुआ। कुछ कैश, क्रेडिट कार्ड, आईडी कार्ड और एनआईसी रखा हुआ था। अलियार वॉलेट वहीं छोड़कर मोबाइल उठाए हुए बाहर को लपका। सीसीटीवी कैमरास चेक करो, पता लगाओ कि एसएसपी साहब ऑफिस से कब निकले थे। मरकजी दरवाजे बंद करो। शनाख्त से पहले किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। हरकत में आओ फौरन। अहकामात जारी हुए तो ऑफिस में भगदड़ मच गई। दरवाजे बंद कर दिए गए। कदीम तर्ज पर बनी हुई सरकारी इमारत भारी बूटों की धमक से गूंज उठी। वो आम सा अमर होता तो किसी को परवाह नहीं थी। वो बहुत से दुश्मनों में घिरा हुआ सरदार अमर खान था। दुश्मन भी ऐसे कि यूं ही किसी गाड़ी की तलाशी लेते हुए या किसी तंग सी गली से गुजरते हुए सिपाहियों को लाश मिले और वो लाश अमर खान की हो तो ज़रा बराबर हैरत न होगी। अमर का गायब होना सारे एबटाबाद के लिए अलमिया था। दोस्तों से लेकर दुश्मनों तक सब हरकत में आ गए थे। एसएसपी साहब लापता हैं। कितनों ने यह बात दोहराई। अलियार ने अफसरान को सारा मामला बताया। फ़ोन पर फ़ोन, एक के बाद एक पुलिस मोबाइल सिपाहियों से भर भर कर डीपीओ ऑफिस से बाहर जाने लगी। मीडिया के लोग तेजी से आर्टिकल लिखने लगे। कहाँ था अमर? बाबा। कॉल मौसूल होते ही लीली बाप की सिमत भागी थी। चेहरे की फक रंगत, आंखों में उमड़ आया हुआ खौफ, पेशानी से गिरते हुए पसीने की बूंदें। वो मार देंगे, अमर को मार देंगे। वो निहाल इसीलिए इसी बात से डरा हुआ था। बाबा, वो जमान दुर्रानी ड्रग्स माफिया उसे नोच लेंगे। लापता है अमर। उसकी गड़मड़ होती आवाज़, उसकी आंखों में उमड़ उमड़ कर आता हुआ पानी। अदालत में कितने ही लोगों को जमान अख्तर की कॉल मौसूल हुई थी। बेशुमार लोग उसकी एक तलाश के लिए दौड़े थे। अमर को ढूंढो, किसी भी तरह सरदार अमर खान जिंदा चाहिए मुझे। अपना वादा निभाने से पहले वो नहीं मर सकता। अफरासियाब की दहाड़ के साथ कितने ही कांच के बर्तन मेज से उल्टे गए थे। खादी में खास सहम कर पीछे हटा। एसएसपी हाउस में टीवी पर नजर जमा कर बैठा हुआ हाशिर खौफ से खुद में सिमट रहा था। भाई नहीं होगा बचाने के लिए तो हाशिर बाप के हाथों कत्ल हो जाएगा। भाई भाई भाई, अमर भाई को कुछ ना हो बस। जैन मुसलसल अलियार से राब्ते में था। सारे एबटाबाद में गाड़ी दौड़ाते हुए जहां भी अमर की मौजूदगी मुमकिन थी उसने हर उस दरवाजे पर दस्तक दी थी।
नमली मीरा में भी ये खबर जंगल में आग की तरह फैली थी। शेरदिल ने शहर आते ही शहरियार खान का गिरबान पकड़ने में देर नहीं लगाई थी। खुदा की कसम शहरियार साहब, खान का बाल भी बिका हुआ तो आप एड़ियां रगड़ रगड़ कर जान दे देंगे। मुलाजिम खौफ से शेरदिल का सुर्ख चेहरा तकते थे। उसकी आंखों से झलकता हुआ गेजो गजब अलग ही दास्तान सुना रहा था। वो खान के लिए सारा शहर तलपट कर देगा। तुम में इतनी ही हिम्मत होती तो तुम्हारा सरदार पुलिस की नफरी में गायब न होता। शहरियार ने झटके से अपना गिरबान छुड़वाया। नखवत से शेरदिल को देखा। खान को जरा भी आँच आई तो आपको सर छुपाने को छत और पैर टिकाने को जमीन मुयस्सर न होगी, ये मेरा वादा है। वो कुर्सी को ठोकर मारकर बाहर निकल गया। शहरियार से झटक कर रह गए। हवेली के मर्द भाग दौड़ में लगे हुए थे। जिसकी जहां तक पहुंच थी सरदार की तलाश में वहां जा निकला था। बच्चों को चुप लगी हुई थी। उमर रसीदा ख्वातीन और लड़कियां अदीना के कमरे में जमा थीं। उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उनके बेड के करीब खड़ा हुआ डॉक्टर हिदायत दे रहा था और वो सब सर हिलाती हुई जा रही थी। और वो अमर के जाने से जिसकी जिंदगी सबसे ज्यादा मुतासिर होनी थी वो कहाँ थी? अमर के कमरे में अमर के बेड पर ईशल के सिरहाने बैठी हुई बुखार में तपती हुई ईशल के माथे पर ठंडे पानी की भीगा तौलिया रख रही थी। लहू रंग आंखों में पिघलती हुई नमी को पीछे धकेलती छोटे छोटे सांस लेकर खुद को गिरने से रोक रही थी, क्योंकि संभालने वाला मौसर नहीं था। हल्का हल्का सिसकती भीगी आवाज में कुछ बड़बड़ाती ईशल, अलमीरा, अमर कब आएंगे? बाबा भी चले गए, क्या अमर भी नहीं आएंगे? अलमीरा ने लब भींचकर सिसके दबाते हुए मजबूती से उसका दायां हाथ थाम लिया। क्यों नहीं आएंगे? उनकी ईशल यहाँ है, उनका घर यहाँ है। अमर यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? उसने झुककर ईशल का हाथ चूमा, फिर उसकी पेशानी। सो जाओ बच्चे, कुछ भी हो जाए अमर ने यहीं लौट कर आना है हमारे पास। ईशल ने आंखें मूंद ली। उसकी पेशानी पर नम तौलिया रखती हुई अलमीरा सख्ती से आंखें मीच गई। कितने आंसू रुखसार भिगोते गए। उसमें अब अमर को खोने की ताकत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अमर को लापता हुए 28 घंटे हो चुके थे। पुलिस सारा एबटाबाद छान चुकी थी, मगर कहीं से कोई सुराग नहीं मिला था। न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया और अखबार की हर सुर्खी अमर की गुमशुदगी की खबर से पुर थी। शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर नाकाबंदी सख्त कर दी गई थी। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। अलियार बौखलाया सा फिर रहा था। डीपीओ, डीआईजी, आरपीओ सिपाहियों पर बिखरे हुए थे। यूं मालूम होता था वो एबटाबाद का कोई मजबूत सतून था। जरा सा अपनी जगह से हटा तो सारा शहर तवाजुन खोने लगा था। रावलपिंडी की यख रात में गुलबानो किसी भी गर्म कोट या शॉल से मुबरा सड़क के किनारे चल रही थी। दोनों हाथ सफेद कोट की जेबों में उड़से हुए वो गुमसुम नजरों से सामने देखती किसी रोबोट की तरह कदम उठा रही थी। हॉस्पिटल से अपार्टमेंट 20 मिनट की मुसाफत पर था। 15 घंटों की ड्यूटी के बाद वो बुरी तरह थकी हुई थी। जोर जोर दुख रहा था, फिर भी सर्द हवा में रात की तारीकी में तन व तन्हा पैदल चलती हुई जा रही थी। वो उस वक्त से डरी हुई थी जब अमर की गैर मौजूदगी का दौरानिया बढ़ जाएगा। सरदार की गद्दी पर शहरियार मामू आ बैठेंगे। पुरानी रिवायत ताज़ा होंगी। बेटियां बिकेंगी, बेटे गैरत के नाम पर कत्ल होंगे, औलाद के सौदेबाजी होगी। वो उस वक्त से खौफजदा थी जब अमर खान का साया नमली मीरा से उठ जाएगा। सर्द हवा के झोंके से उसका कोट फड़फड़ाया। उसने सर उठाकर मुजहमिल निगाहों से सामने खड़े हुए फ्लैट की इमारत को देखा। बेतरतीब चुटिया में से बंधे बाल बलों से निकलने को बेताब हुए। वो लब भीज कर जीने चढ़ने लगी। तीसरी मंजिल पर उसका अपार्टमेंट था। उसने तीसरी मंजिल की कोई चौथी पांचवी सीढ़ी पर कदम रखा था जब ठिठक कर रुकी। जीनों पर कोई बैठा था। उसे जॉन लोब के सफेद ट्रेनर्स नजर आए। नजरें ऊपर को उठी। सिया डेनिम वाइड लेग पैंट पर हमरंगी हुडी पहने, जिसके दामन से सफेद शर्ट झांक रही थी। सर रेलिंग पर टिकाए हुए वो संजीदगी से उसे देख रहा था। सिया बाल माथे पर गिर रहे थे। चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। गुलबानों के माथे पर बल पड़े, आंखों में तहिर उतरा। खान? लब बेयकीनी से फड़फड़ाए। फातिहा पढ़ ली थी क्या? उसकी हैरत देखकर पूछ बैठा। बेयकीनी से उसे देखती हुई गुलबानो खुशगवार हैरत से हंसती। हंसते हुए सर झुकाया। खामोखाई आंखें नम हो गईं। रुखसार भीगने लगे। अमर ने नजरें जीनों पर गाड़ दी। उसे गुलबानो के रोने पर सख्त गुफत हुई थी। वो वहीं अमर से चंद सीने नीचे बैठ गई। क्यों? अपने शहरियार मामू से कहो कि तुम उनकी बगावत में उनका भरपूर साथ दोगी। एड़ी चोटी का जोर लगा दो मेरा तख्त पलटने में गुलबानो। मुझे भी मालूम हो मैंने कितने सांप पाल रखे हैं। गुलबानो ने बगौर उसके जूतों पर जमी हुई मिट्टी को देखा। ये शख्स आराम से बैठता था, न बैठने देता था। दोस्त के जनाजे को कंधा दिए हुए 4 दिन हुए थे। अपने लिए नई मुश्किल खड़ी करने को निकल पड़ा था। आपकी गैर मौजूदगी ने सारे गांव को जहरीला कर दिया तो? मुझे अपने ताबेदारी में मुनाफिक लोग कबूल नहीं। तख्त छोड़ देंगे? गांव को आग लगा दूंगा। वो हंसी।
हंसते हुए सर पीछे रेलिंग पर टिका दिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे आप अपने बाप के साथ? गुलबानो की टटोलती हुई निगाह उसके सबिया चेहरे पर टिकी। वो गहरी नजरों से दीवार को घूरता रहा। कम से कम क्या कर सकता था अमर अपने बाप के साथ? अमर की गुमशुदगी की वजह से पुलिस का ध्यान जरताज की जानिब से हट गया था। हन्नान की मौत का सुनकर जैन एबटाबाद आया तो अमर की ज़बानी मालूम हुआ था कि जरताज लापता है। पुलिस तफ्तीश कर रही थी। वो हाशिर से मिलने एसएसपी हाउस गया था तो उसे भी मम्मी के मुतालिक कोई मालूमात नहीं थी। यहाँ किस मुँह से रह रहे हो तुम? पिलर से टेक लगाए हुए वो आहनत से सोफे पर दराज हाशिर को तकता था। मुझे 100% यकीन है कि मम्मी की गुमशुदगी में बाबा का हाथ है। मुझे उनके हाथों मरने का शौक नहीं है। तभी भाई पनाह देने पर राजी हुए तो यहाँ आ गया। वो कमाल महारत से झूठ बोलता था। अमर तभी उसकी तरफ से मुतमईन था। जैन को भी जरा शुबा न हुआ। किस कदर पस्ती में गिर चुके हो तुम हाशिर? कल तक खान भाई को जलील करने का कोई मौका जाने न देते थे। अब भाई भाई कहते जबान नहीं थक रही तुम्हारी। मैं किसी लेक्चर के मूड में नहीं हूँ। आप यहाँ किस काम से आए हैं? लापरवाही से गर्दन उसके जानिब ढलकाई। मुझे लग रहा है पुलिस मम्मी को ढूंढने से ज्यादा बाबा को गिरफ्तार करने में दिलचस्पी रखती है। मुझसे तफ्तीश में मम्मी के मुतालिक तो चंद एक सवाल हुए, बाकी सब बाबा के लिए थे। शायद उन्हें भी अंदाजा हो कि मम्मी के लापता होने के पीछे बाबा का हाथ है। बाबा गिरफ्तार होंगे तो मम्मी भी मिल जाएंगी। उसने कुशन उठाकर मुंह पर रखा था। मैं मम्मी को पुलिस के आसरे पर नहीं छोड़ सकता। उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करो। ये सारा शहर भाई के इशारे पर चलता है। मैं भी उनका ताबेदार हूँ और भाई बाहर खड़े गार्ड से कहकर गए हैं कि हाशिर निकलने की कोशिश करें तो उसकी टांगे तोड़ देना। जैन चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर सर झटक कर इस्तेज़ाइया सा हंस दिया। तुम बहुत घटिया और बुज़दिल इंसान हो हाशिर। सोफे पर गिरे हुए उस बुज़दिल इंसान के वजूद में बहुत देर कोई जंबिश न हुई। फिर वो झटके से उठ बैठा। मैं आपकी मदद करूंगा, बदले में मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस लिए? मैं 1 हफ्ते से घर में बंद पागल हो रहा हूँ। बस थोड़े से पैसे भाई, जुए में हारने हैं। उसके उखड़े हुए अंदाज पर हाशिर ठंडा पड़ गया। बहुत सा थोक हलक से नीचे उतारा। थोड़े से प्लीज। खान भाई ने बहुत अच्छा किया है तुम्हें कैद करके। मेज पर रखी हुई गाड़ी की चाबी झपटकर जैन बाहर निकल गया। सोफे पर चित लेटा हुआ हाशिर छत को घूरता रहा। वो रोज जुए में पैसे उड़ाने वाला हफ्ते से क्लब की शक्ल न देखी थी तो जिस्म पर कीड़े रेंगते हुए महसूस हो रहे थे। सुकून मुयस्सर था न नींद। बस नहीं चलता था कि घर की ऊंची दीवारें फलांग लिए, मगर बाबा जान उसे मार देंगे। वो मरना नहीं चाहता था। हाशिर से हुई नाकाम मुलाकात के अगले दिन अमर लापता हो गया था। जरताज की तलाश में मारे मारे फिरते हुए जैन की तवज्जो भी उसने मबजूल कर ली। वो अलियार के पास गया, शेर दिल के साथ कितनों के दरवाजे पर दस्तक दी। माँ के बाद भाई की तलाश में दिन रात एक कर डाले, यहाँ तक कि उस दिन गुलबानो ने उसे पिंडी बुला लिया था। अमर को पिंडी आए हुए 3 दिन हो चुके थे। गुलबानो ज़्यादा वक्त हॉस्पिटल में होती थी और वो अपार्टमेंट में अपने कमरे में बंद स्टडी टेबल पर लैपटॉप और कागजात फैलाए हुए कई घंटे एक ही हालत में बैठा रहता था। बगावत से पहले उसे शहरियार के खिलाफ सबूत चाहिए थे। दिन रात उसी के नाम किए हुए थे। गुलबानो आती तो उसका थोड़ा सा साथ दे देती, वरना ज़्यादा वक्त वो तन्हा ही लगा रहता। उस दिन गुलबानो शाम में जल्दी घर आ गई थी। वो किचन में खड़ी हुई अपने और अमर के लिए चाय बना रही थी, जबकि अमर लाउंज में सोफे पर लैपटॉप लिए हुए बैठा था। सामने मेज पर कागजात बिखरे हुए थे। कागजात के ऊपर गुलबानो का मोबाइल रखा हुआ था जो आजकल अमर के इस्तेमाल में था। स्लेब से टेक लगाकर खड़ी हुई गुलबानो मगौर उसे देख रही थी, जो हमेशा की तरह मोहताज सा होकर बैठा हुआ था। सियाह वाइट लेग पैंट पर हमरंगी शर्ट और लेदर की बीच जैकेट पहने हुए, जिसके कॉलर और बाजुओं का कुछ हिस्सा कत्थे रंग का था। मैं मलबूस बाल बेतरतीब अंदाज में माथे पर गिराए हुए उस शख्स की खामोशी गुलबानो को बोलने पर उकसाती थी, मगर उसके सर्द जवाब और तंबी नजरें सारे अल्फाज छीन लेते। आपको कम से कम हवेली में अपनी खैरियत की खबर देनी चाहिए। अदीना खाला की तबीयत ऐसी नहीं है कि ये सब सह जाएं। अमर खामोश रहा। किसी कागज पर झुका हुआ आदादो शुमार पर मार्कर से दायरे बनाता गया। अपनी बीवी को ही बता दें, मर रही होगी। तुम्हारा दर्द सर नहीं है ये। कोशिश किया करो मेरी बीवी के बारे में बात करते हुए तमीज का मुजाहरा करो, वरना उसके जिक्र से ही बाज रहो। उसकी नजरें स्क्रीन पर थीं और लंबी उंगलियां लैपटॉप की कीपैड्स पर हरकत कर रही थीं। गुलबानो सर झटककर चाय की तरफ मुतवज्जा हो गई। चंद सानिया बाद दरवाजे पर घंटी बजी तो गुलबानो चाय की ट्रे मेज पर रखकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। कौन? करीब पहुंचकर आवाज लगाई। मैं, जैन। उसके चेहरे का रंग उड़ा। फक हुई रंगत से मुड़कर अमर को देखा, जिसके इत्मीनान में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आया था। कौन जैन? मैं किसी जैन को नहीं जानती। बमुश्किल जबान की लड़खड़ाहट पर काबू पाया। दरवाजा खोलो, जान लोगी।
क्यों खोलूं? हो कौन तुम? मैं किसी ज़ैन को नहीं जानती, चलते बनो यहाँ से। ट्रे से चाय का कप उठाते हुए अमर ने उसकी पुश्त को देखा, फिर बंद दरवाजे को। क्या बकवास है ये? यहाँ तुमने मुझे बुलाया है? बाहर खड़ा ज़ैन इस बिला वजह के ड्रामे पर तिलमिलाया। गुलबानो ने थूक निकलकर मुड़कर अमर को देखा, जो संजीदगी से उसे ही देख रहा था। मैंने नहीं बुलाया, आपकी कसम। मैंने बुलाया है। अब वजाहत दो कि तुम्हारे नंबर से किए हुए एक मैसेज पर वो एबटाबाद से पिंडी क्यों आया है, और पहले दरवाज़ा खोलो। तशबी से कहते हुए सोफे से टेक लगा ली। गुलबानो सफ़ेद पड़ते हुए चेहरे से उसे देखती गई। गुलबानो, उसके नाम पर जोर दिया तो वो होश में आती हुई दरवाज़ा खोल गई। क्या ड्रामा है ये? अब याद आ गया कौन ज़ैन? गुस्सेली निगाह उस पर डालकर वो अंदर आया तो सोफे पर बैठे हुए अमर को देखकर ठिठक गया। खान भाई? वो बेयकीनी से बड़बड़ाया। अमर ने चाय का घूंट हलक से नीचे उतारते हुए सरदा पैर उसका जायजा लिया। पाँव में बीच लोफर्स, सुरमई ट्राउजर पर गहरे सब्ज रंग की हुडी जिसकी स्ट्रिंग्स आगे को झूल रहे थे, बेतरतीब बाल और मलकजा होलिया। गालिबन वो पैगाम मौसूल होते ही बगैर देरी किए हुए सफर को चल निकला था। खान भाई? अब की आवाज़ कदरे भर्रा गई थी। वो दिल बर्दाश्त होकर अमर के करीब आने लगा था कि अमर ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। उसके उठते हुए कदम वहीं जम गए। आप कहाँ थे? क्यों गए? और यहाँ क्यों हैं? वो एक ही सांस में कई सवाल करता हुआ सोफे के किनारे पर बैठ गया। आंखों में अभी तक बेयकीनी थी। तुम भी बैठ जाओ। कड़ी निगाह गुलबानों पर डाली तो वो भी ज़ैन के बराबर में सिमट कर बैठ गई। गर्दन जरा सी घुमाकर ज़ैन को देखा, जो अभी तक भाई के शहर में था, फिर मुँह ही मुँह में उसे गालियों से नवाजा। तुम किसी गुलबानों से नहीं मिले, और मेरे बुज़दिल भाई से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। यही कहा था ना तुम दोनों ने? कितने अरसे से ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है? चाय का घूंट भरकर कप मेज पर रखा। इसने मुझे अप्रोच किया था। फौरन से उंगली ज़ैन की तरफ कर दी। वो अभी तक बस हवनक बना हुआ अमर को तक रहा था। आपके लिए जान भी हाजिर है, हुक्म करे खान भाई, सल्तनत त्याग दूंगा। दावे तो बहुत बड़े बड़े किए थे तुमने ज़ैन शहरयार, आप क्यों पीठ में खंजर घोंपने चले थे? गुलबानो का दिमाग भग से उड़ा। ज़ैन सख्ते में आ गया। दोनों ने बेक वक्त ज़ेरे लब अलमीरा कहा था। गुलबानो ने दांत कचकचाए। ज़ैन ने ठंडी सांस भरते हुए गर्दन पीछे को गिराई। भाभी ने आपको सब बता दिया? तुम्हें मैं इतना बेगैरत लगता हूँ कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी इज्जत से खेलूंगा, या मेरी बीवी को इतना गया गुजरा समझा है कि शोहर की मोहब्बत में वो किसी की भी जिंदगी से खेलने को तैयार हो जाएगी? ज़ैन शहरयार। उसकी आवाज़ कदरे धीमी होकर भी बहुत बुलंद महसूस हुई थी। आंखें इतनी मुश्तिल कि दोनों को अपना खून निचड़ता हुआ महसूस हुआ। मैं बस आपको बचाना? तुम्हें मेरी जरा भी परवाह होती तो मेरी जिंदगी से 26 साल अपनी आंखों के सामने रखकर एक बार अकल की ऐनक लगाकर उन्हें जरूर देखते। 26 सालों से अगर मैंने पत्थर खाए हैं तो एहसान नहीं कर रहा था तुम पर, ना तुम्हारी वजह से हमेशा खामोश रहा। मैंने जो किया अपने लिए किया ज़ैन। मैं तुम्हें कोई वजाहत देने का पाबंद नहीं हूँ, मगर जहन में इतना खन्नास भर गया था तो एक दफा आकर पूछ लेते कि क्यों कर रहे खान भाई ये सब। ये सारा तमाशा करके जताना क्या चाह रहे हो तुम? 28 सालों में कुछ नहीं सीखा तुमने ज़ैन। लोग जहर उगलते हैं और तुम उसका असर कबूल कर लेते हो। कल को लोग मेरे खिलाफ बकेंगे तो साथ छोड़ दोगे? ज़ैन की आंखें सुर्ख हुई। गुलबानो को अपनी हथेलियां भीगती हुई महसूस हो रही थी। अमर दोनों हाथ बाहम मिलाकर कोहनियां घुटनों पर टिकाता हुआ आगे होकर बैठा। अब वो बोला तो आवाज़ कदरे धीमी और ठहरी हुई थी। होश से काम लो ज़ैन। तुम्हें क्यों लगता है लोग तुम्हारे मुखलिस हैं? तुमसे ज़्यादा तुम्हारा कोई मुखलिस नहीं। लोगों को अपने कमज़ोर पहलू पर वार करने की इजाज़त मत दो। अमर की वो सख्त सर्द सी निगाहें ज़ैन के चेहरे से होकर गुलबानो पर ठहरी तो वो बुरी तरह सटपटाई। मैंने इसे मना किया था, अलमीरा को बीच में मत लाए, वो आपकी चमची। वही तंबी निगाह जो गुलबानो की बोलती बंद कर देती थी। बाहर कैफ, आगे क्या इरादे हैं तुम लोगों के, और कौन सा नया चांद चढ़ाना है? गैर आरामदेह और शर्मिंदा सी खामोशी ने गहरी सांस भरकर सर झटका। चंद पल खामोश रहा, फिर सर उठाकर संजीदगी से ज़ैन के आंखों में झांका। तुम्हारे रेस्टोरेंट में आग निहाल ने लगवाई थी ताकि अलमीरा को प्रेशराइज कर सके। शहरियार साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं। गुलबानो की आंखें बेयकीनी से फैली, जबकि ज़ैन अपनी जगह साकित हुआ, पलक तक न झपक सका। क्यों? बहुत देर बाद घुटी घुटी सी आवाज़ निकली। क्योंकि मैं घर में आग लगाने से पहले तुम्हें वहाँ से निकालना चाहता था। जब तक तुम वहाँ थे मेरे रास्ते का कोहे गिरा बने रहते। ज़ैन यकटक अमर को देखे गया। अपना आप बहुत हकीर लगा। जिंदगी के 28 साल बेमोल लगे। ज़ैन, तुम्हें वो बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हारा नहीं है। जब कोई चीज़ तुम्हारी इख्तियार में थी ही नहीं तो खुद को गुनहगार तसव्वुर ना करो। जो हो चुका है उसे कबूल करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। शहरियार साहब के गुनाहों को बिच्छू की सूरत खुद पर मुसल्लत करके अपनी शख्सियत मसक ना करो।
ज़ैन शहरयार, ज़ैन शहरयार, ज़ैन शहरयार। अमर उसे उसी नाम के साथ जीने का कह रहा था। उसे बेनाम होने की जरूरत नहीं थी। किसी के हिस्से के पत्थर अपनी पुष्ट पर रोकना उसका काम नहीं। अमर यही कह रहा था। हकीकत छुपी नहीं रहती। आज नहीं तो कल लोगों को इल्म हो जाएगा कि मैं गंदा खून हूँ, कि हलक में कांटे उग आए थे। आवाज बैठने लगी थी। तो क्या करेंगे वो? पत्थर मारेंगे? छोटे बच्चे होकर चुपचाप उन्हें अपनी मनमानी करने दोगे? गालियां देंगे? तुम्हारे मुंह में भी जुबान है, और अगर हाथ उठाएंगे तो हाथ तोड़ने की ताकत तुम भी रखते हो। खुद को मुजरिम समझना बंद करो। जिस दिन तुमने कबूल कर लिया कि जो भी हुआ उसमें तुम बेकसूर थे, किसी में हिम्मत नहीं होगी तुम्हें कुछ कहने की। कह भी दें तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हकीकत जानते हो तुम। और आप कब तक ये सब सहते रहेंगे? मेरे सामने कोई आपको गाली दे तो मुझे तकलीफ होती है। हूँ मैं बुज़दिल, हूँ मैं कमज़ोर। नहीं सहा जाता मुझसे कोई अपने गलीज अल्फाज से आपके किरदार को मसक कर दे। वो फट पड़ा था, आंखों में नमी पिघलने लगी थी। शहरियार साहब अपने हर जुर्म का खुद एतराफ़ करेंगे। मेरा मजीद ये सब झेलने का कोई इरादा नहीं है। उसने सोफे से टेक लगाई तो ज़ैन की नज़रें मेज़ पर रखे हुए कागजात पर फिसल गई। याद आया कि अमर 4 दिन से लापता था। फिर ये नम सुर्ख निगाहें मेज़ से उठी और बराबर में बैठी हुई गुलबानों पर ठहरी, जो पहलू बदलती हुई फरार के रास्ते सोच रही थी। वह नम सांस अंदर लेता हुआ सर झटक गया। क्या करने जा रहे हैं आप? बहुत देर बाद पूछा। चाय पियोगे? मैं नहीं बनाऊंगी। ठक से कहने वाली 2 मिनट बाद किचन में चाय बना रही थी और अमर ज़ैन की तरफ कागजात बढ़ाता हुआ उसे सारी तफसील सुना रहा था। ढेरों शर्मिंदगी में घिरी हुई वो बार बार लब दांतों में दबाती। अमर ने उसे कुछ भी नहीं कहा था, फिर भी लगा बहुत कुछ कह डाला हो। आज से पहले अंदाजा ही नहीं हुआ था कि ज़ैन भी शहरियार मामू की कैद में था। लगा ही नहीं। ये खुशबाज हंसता मुस्कुराता हुआ इंसान अंदर से इस कदर नर्म और कमज़ोर है, जिसे वो कितनी बेदर्दी से कुचल देती थी। उफ गुलबानो। 2 दिन बाद पीएमए रोड के किनारे मजबूती से जमकर खड़े हुए बंगले में शहर एक खामोशा सा आलम था। आधे घंटे कबल शहरियार खान की गाड़ी आने दरवाजे से निकली तो चौकीदार ने दरवाज़ा खोले रखा। तमाम मुलाजमीन एक एक करके निकलते गए। सबके जाने के बाद चौकीदार ने चाबी खावर की हथेली पर रखकर घर की दहलीज पार करते हुए मुड़कर तकद्दुर से 3 मंजिला बंगले को देखा। बर की रोशनियों में जगमगाता हुआ आलीशान महल नुमा बंगला पिछले कुछ दिनों से आसेब ज़दा लग रहा था। आज वहशत बढ़ गई थी। घर की चीखती हुई दीवार से खून टपकता हुआ महसूस हो रहा था। चौकीदार सुस्त रवि से कदम उठाता हुआ दूर चलता गया। खावर ने आहनी दरवाज़ा बंद कर दिया। 15 मिनट बाद सिया अल्टस घर के दरवाजे पर रुकी। ठीक उसी वक्त अतराफ के सारे कैमराज बंद हो गए। सिया जोगर्स में कैद पांव सड़क पर टिके। वो सर पर टिकी हुई कैप नीचे करता हुआ खुला दरवाज़ा धकेल कर अंदर चला आया। निगाहें लॉन की तरफ उठी। सफ़ेद रोशनियों में जगमगाता हुआ पानी पत्थरों पर गिर रहा था। ऊंचे दरख्त, लॉन में रखी हुई मेज़ और खाली कुर्सियां सब सांस रोके हुए उसे तकते थे। जिस पोर्ट्स में बेक वक्त 4-5 महंगी तरीन गाड़ियां खड़ी होती थी, आज वही अक्सर वीरान था। वो सर झटकता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा। अभी जीनों के करीब पहुंचा ही था कि अंदरूनी दरवाजे से निकलता हुआ खावर उसे देखकर रुक गया। अमर के उठते हुए कदम भी थम गए। खावर यकटक ही उसे देखे गया। लब सख्ती से भींच लिए गए थे। एक उम्र गुजारी थी उस शख्स के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते, उसके हर हुक्म पर सर तस्लीम में खम करते। आज सुबह भी अमर राब्ता ना करता तो खावर का क्या बनता? आपके बगैर हम यतीम हैं खान। उसकी आवाज़ लर्जी। अमर ने हौले से उसका शाना थपका। हवेली में सब ठीक हैं मेरे घर वाले? सब ठीक हैं। आपने जो सामान मंगवाया था वो रख दिया है। ठीक है, तुम हाशिर के पास जाओ, सुबह मिलते हैं। खावर सर को जंबिस देकर उसके रास्ते से हट गया। आपके लिए जान कुर्बान कर देंगे, बस हुक्म कीजिएगा। अकम में उभरती हुई आवाज़ पर अमर लहजा भर को दरवाजे पर रुक कर अंदर चला गया था। खावर बहुत कुछ हलक में उतारता हुआ तेज तेज कदम उठाता बाहर की सिमत बढ़ गया। उसे इस घर से दूर जाना था, बहुत दूर। लाउंज में खड़े होकर अमर ने एक तायराना निगाह सारे घर पर डाली। हाशिर उन्हीं सोफे पर रात गए ओंगता रहता था। शहरियार ने सामने मौजूद स्टडी के दरवाजे के पार अलमीरा की तरफ ग्लास फेंका था। किचन के दरवाजे पर खड़ा हुआ अमर दोनों हाथों से अपनी गर्दन रगड़ रहा था और जरताज हकारत से उसे देख रही थी। वो सांस लेने को तड़पता हुआ फर्श पर गिरा। शहरियार उछटती निगाह उस पर डालकर उसे फलांग कर आगे बढ़ते चले गए। हाशिर अपने कमरे में सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। जरताज ने आईने के सामने खड़े होकर अपने सिंगार पर तनकीदाना नजर डाली। शहरियार अखबार लेकर सरबराही कुर्सी पर बैठ गए। किचन में खड़े हुए अमर ने बर्नर ऑन किया। गैस की तेज बू सारे किचन में फैलने लगी। उसके उठते हुए हर कदम के साथ तारीख जीने रोशन होते गए। अलमीरा के जख्मी हाथ से गिरता हुआ खून कतरा कतरा उन जीनों पर लुढ़कता गया। अमर आखिरी जीने के पार खड़ा था। लैपटॉप लेकर बैठे हुए अलमीरा एक के बाद एक कॉफी का कप खाली करती गई
ओपन किचन में अमर स्टूल पर बैठा हुआ जैन को खाना बनाते हुए देख रहा था। अमर ने तलाक के कागजात आग में झोंके। अलमीरा ने जैन से कोई तरकीब दरियाफ्त की। अमर ने बर्नर ऑन करने के बाद आतिशगी माया स्लेब पर उलट दिया। दायां हाथ पैंट की जेब में डाले हुए बाएं से अपने कमरे का दरवाजा धकेल कर वो अंदर चला आया। ओह, उनका कमरा। अपना कमरा उसे अलमीरा के आने के बाद अच्छा लगने लगा था। वो गई तो कमरे में आते ही मिलने वाला अपनायत का एहसास भी अपने साथ ले गई। दीवार गिर अलमारी किताबों से खाली थी। साइड टेबल पर रखी हुई स्टैंड कैंडल्स कई दिनों से बुझी हुई थी। बालकनी की तरफ खुलते हुए ग्लास स्लाइड डोर के पार अलमीरा और अमर खड़े थे। वो उसे हादसे की तफसीलात बता रहे थे। अमर तवज्जो से उसे सुनता गया। अलमीरा नीचे बैठी हुई सोफे पर लेटे हुए अमर के बाजू पर सर रखे सो चुकी थी। बेड पर रखा हुआ एक एक कुशन उठाकर वो उसके सीने पर मार दी गई। ड्रेसिंग रूम में वो सांस रोके हुए खड़ी थी। अमर ने परफ्यूम की शीशी की नोजल पर जोर दिया। वो खुशबू की ठंडी फुहार गर्दन पर महसूस करते हुए आंखें बंद कर गई। वॉशरूम में बॉडी मिस्ट छन्नाके से टूटा। टूथब्रश, पेस्ट, फेस वॉश से लेकर स्किन केयर प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स तक हर चीज एक से दो हो गई थी। अब सब वीरान था। टूटने को बॉडी मिस्ट थे, न महंगी तरीन ब्रांडेड कपड़े, बटन की हील्स। गई थी तो अमर के सुरख्ता कफ्श वाले जूते भी वहां नहीं रहे थे। गुमसुम सी निगाहें ड्रेसिंग रूम पर डालकर वो बाहर निकल आया। हुडी की जिप खोल दी। घुटन का एहसास बढ़ा तो शर्ट के ऊपरी दो बटन भी खोले। पीकेप उतारकर बालों में हाथ चलाया। बाल बेतरतीब से होकर माथे पर गिरते गए। सेंटेड कैंडल्स लाए हैं आप? प्यारी हैं। उसने झुककर जलते हुए लाइटर से मोमबत्ती का धागा जलाया। सफेद और महरूम मोमबत्तियां रोशन होती गईं। टिमटिमाते हुए नन्हे से शोले का अक्स कत्थई आंखों में झिलमिलाया। वो सीधा हो गया। वक्त जाए के बिना कमरे से निकल आया। दरवाजा खुला रहने दिया। किचन से उठती हुई गैस की तेज बू में स्लेब से कतरा कतरा गिरते हुए पेट्रोल की नमी शामिल होने लगी थी। सोफे भीग चुके थे। जैन की बेड की चादर तर थी। नीचे लाउंज के फर्श पर महकता हुआ माया बहता जा रहा था। अमर ने पहले जीने पर खड़े होकर लाइटर जलाया। चेहरे के करीब आग का हल्का सा शोला उसके सख्त और सर्द से तासुरात को वाजे करता गया। तने हुए जबड़े और पेशानी की उभरती हुई रगों में जमाने भर की काट थी। उसने बहुत आराम से लाइटर अपने पीछे उछाल दिया। एकदम से रोशन होती हुई दीवारें हग तक उसे देखती गईं। जो पीकेप सर पर टिकाता हुआ जीने उतर रहा था। उसने आखिरी जीने पर कदम रखा तो ऊपर आग भड़क उठी। गैस और पेट्रोल का संगम कयामत की आग ले आया था। कमरे खाकिस्तार हो रहे थे। कीमती लकड़ी जल रही थी। कांच पिघलने लगा। आग के शोले दीवारों से होते हुए छतों को दबोचते हुए सीढ़ियों से उतरते लाउंज तक पहुंचे तो कानों को भार देने वाली आवाज गूंजी। धार से बंद दरवाजा खुला और जहन्नुम सी आग का तूफान उठता गया। भड़कती हुई नार के पंजे सारे घर को अपनी लपेट में लेते लॉन के घास जला रहे थे। पत्थरों पर गिरता हुआ पानी आग बुझाने के बजाय आग में बुझने लगे। सब्ज घास राख होती गई। आहोजारी करते हुए दरख्तों ने खुद को उन शोलों के आगे बेबस पाया। आहनी दरवाजे से बहुत फासले पर गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हुआ अमर अंधेरे में डूबा गहरी नजरों से भड़कती जलाती राख करती नार को तके गया। शबे देजोर में ऐसी कयामत खेज आग दिन का समा पैदा कर रही थी। कत्थई आंखों में आसमान को जाते हुए शोलों का अक्स नुमाया हुआ। घर की दीवारें गिरी तो उनमें दफन खून नारंगी शोलों को मजीद भड़का गया। अमर की माँ के खून पर तामीर किया गया किला ढह चुका था। वो अपनी बीवी की हर सिसकी का हिसाब चुकता कर गया था। अब अमर की तकलीफ की बारी थी। अब अमर की इज्जत का हिसाब देना था। उसने मेज पर गिरे हुए पत्तों को देखा, फिर अपने हाथ में मौजूद ताश के पत्तों को। आंखों में हल्का सा खौफ उमड़ आया। हाथ जरा से लरस गए। उस पर टिकी सख्त निगाहें उसे अपने वजूद में धंसती हुई महसूस हुई। वो एक गोल मेज के गिर्द रखी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ दाएं बाएं 4 अफराद में घिरा हुआ था। वो चारों आदमी फौलादी जिस्म वाले थे। सियाह ट्राउजर पर सियाह पोलर शर्ट पहने हुए थे जिससे उनके कसरती जिस्म नुमाया हो रहे थे। बाजुओं पर बने हुए टैटू उसका हलक तक खुश कर गए थे। आज हाउस में सबसे बड़ी शर्त हाशिर ने लगाई थी। सबसे ज्यादा मुसीबत ज़्यादा भी वही लग रहा था। अकब में ऐसी कोई गोल मेज ना थी जिनके गिर्द भांत भांत के लोग बैठे हुए मेजों पर पत्ते फेंक रहे थे। 4 फीट 9 इंच का लड़का ट्रे में मशरूब के गिलास रखकर सबको पेश कर रहा था। जरा फासले पर थोड़ी ऊंची जगह पर हाउस का मालिक सोफे पर नीम दराज उंगलियों पर थूक लगाकर गड्डी में बंधे हुए नोट गिन रहा था। हाशिर ने मदद तलब नजरों से उसे देखा। हाउस के मालिक ने लंबी सी डकार लेकर उसकी नजरों का रुख फेर दिया। उसने थककर अपने हाथ में मौजूद सारे पत्ते मेज पर फेंके। गर्दन गिराकर शिकस्त तस्लीम की। पैसे? मालिक उसके सर पर खड़ा था। उसने अपनी झुकी हुई गर्दन सीधी की। 2 दिनों में दे दूंगा। मुजम्मिल सी आवाज निकली। वो कुर्सी छोड़कर उठने लगा था कि एक भारी हाथ उसके कंधे पर आन टिका। उसे लगा वो कुर्सी में धंसा दिया गया हो। माथे पर पसीने की बूंदें चमकी। दहशत भरी नजरों से उन आदमियों को देखा।
ان کے پتھر چہرے اور خبردار کرتی ہوئی نگاہیں اسے کسی گڑبڑ کا احساس دلا گئی تھی۔ مالک دھیرے سے پیچھے سرکتا گیا۔ میں دے دوں گا، میرے بابا ہائی کورٹ میں جج ہیں اور بھائی SSP ہیں، میں سارا پیسہ دے دوں گا۔ جانے کیوں اس کے جملے ٹوٹنے لگے تھے، جانے کیوں امر کی خبردار کرنے کے باوجود اس نے امر کا سہارا لیا۔ زندگی میں پہلی بار اسے لگا کہ اس کا باپ تو کیا، اس کا بھائی بھی نہیں بچا پائے گا۔ کسی دن اسی لت کے وجہ سے مارے جاؤ گے حاشر۔ زین نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ پیسے؟ آدمی گرایا۔ اس کا بھاری ہاتھ حاشر کے ہڈیاں چٹکاتا گیا، آنکھیں آنسو سے لبالب ہو گئی۔ میں دے دوں گا، میں ابھی لا دیتا ہوں، میرا باپ، میرا بھائی۔ الفاظ بکھرنے لگے، چہرے پر موت کی سی تاریکی چھانے لگی۔ گدھوں کی طرح پائی پائی جوڑی ہے میں نے، صرف اس لیے کہ یہ کتا جوئے میں ہار آئے۔ شہریار اسے بری طرح پیٹ رہے تھے، مکوں سے، لاتوں سے۔ وہ فرش پر گرا ہوا اپنے ہی خون میں نہاتا ہوا چیختا گیا۔ اپنے گندے کاموں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے اپنی گندی زبان سے میرے آئندہ نام مت لینا۔ امر نے کانچ کا آواز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ میرا بھائی SSP ہے، تم لوگ مجھے نہیں مار سکتے۔ مالک سہمی ہوئی نظروں سے ان آدمیوں کو دیکھتا مسلسل پیچھے ہٹتا باہر نکل گیا۔ میزوں کے گرد بیٹھے ہوئے لوگ ایک آدمی کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر چیخ مارتے ہوئے باہر کو بھاگے۔ جب دھکم پیل مچ گئی، لوگ آپس میں ٹکرائے، کسی کا جوتا اترا، کسی کے پیسے گرے، کوئی فرش پر نوٹوں کی گدی اٹھانے لگا۔ حاشر نے اپنے پیٹ میں تیزدار خنجر گھستا ہوا محسوس کیا، منہ سے گھٹی گھٹی سی آہ نکلی۔ خنجر بے دردی سے واپس کھینچ کر دوبارہ اس کے جسم میں گھونپ دیا گیا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا گھٹنوں کے بل فرش پر گرا۔ بہت سا گاڑھا خون تسلسل سے فرش پر پھیلتا گیا۔ ہوش سے کام لو حاشر، جسے تم تفریح سمجھ رہے ہو وہ موت ہے، اپنی نہیں بابا کی عزت کی پرواہ کر لو۔ زین اسے سمجھا کر نڈھال ہوا۔ اس نے بابا کو آواز دی، امر کو اور زین کو، اور ممی تو مر چکی تھی، حاشر بھی مر رہا تھا۔ ہاؤس کی دیواروں نے اپنے کان لپیٹ لیے، چھت سے لٹکتے ہوئے لمبے بلب نے اپنی آنکھیں بند کر لینا چاہی۔ تمہاری کزن بڑی مست چیز تھی یار، وہ آدمی نہ آتا تو قسم سے۔ اور آگے جو اس نے کہا وہ سن کر حاشر کا بلند بانگ کہکا اطراف میں گونج اٹھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے ٹمٹماتے ہوئے بلب کو تکتے ہوئے اسے المیرا یاد آئی۔ اس رات جب وہ زخمی ہاتھ لیے ہوئے سینے پر چڑھ رہی تھی، تب فرش پر گرتے ہوئے خون کو دیکھ کر اس کی جھوٹی انا کو کیسی تسکین ملی تھی۔ وہ المیرا سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی جان و عزت کے لیے کیسے تڑپتی ہوگی، کتنا چیخی ہوگی۔ وہ تو بچ گئی تھی، حاشر نہیں بچ پایا۔ حرامی ہے وہ، اس کی ماں بہت عیاش عورت تھی۔ گاؤں میں کون سا مرد نہ تھا جس کے ساتھ اس نے راتیں رنگین نہ کی ہو۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈھابوں میں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کر امر کی ماں کے کردار کو لتاڑا کرتا تھا۔ ایک کی چار لگاتا کہ امر اپنے ہی شہر میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اپنی ماں کے متعلق وہ سب سنتے ہوئے امر کیسی تکلیف سے گزرتا ہوگا، کیا ویسی ہی تکلیف جس سے حاشر گزر رہا تھا؟ حاشر؟ اس نے سن ہوتی ہوئی سماعت سے امر کی آواز سنی۔ حاشر؟ بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے امر کا چہرہ دیکھا۔ حاشر کا زخمی وجود، فرش پر بہتا ہوا حاشر کا خون۔ امر کے اٹھتے قدم تھم گئے، کئی آنسو حاشر کی گالوں پر لڑکتے گئے۔ ذلیل ترین موت مرو گے حاشر۔ المیرا کی بھرائی آواز، المیرا کی نم آنکھیں، المیرا کے زخمی ہاتھ سے ٹپ ٹپ گرتا خون۔ اس نے ہچکی لی۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے امر کو خود پر جھکتے ہوئے دیکھا، پھر پلکوں کا پردہ گرا اور گردن ڈھلک گئی۔ بغاوت کا دن۔ مصطفیٰ کے قتل کے بعد گاؤں میں چھائے ہوئے سکوت کو آج بلائے گئے زرگے نے توڑا تھا۔ پچھلی بار ناکام ہو کر لوٹ جانے والے باغی آج پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، چہرے پر پتھر سے سخت تاثرات لیے، گردنیں اکڑا کر چارپائیوں پر بیٹھے ان لوگوں کی آنکھوں سے لالچ ٹپکتی تھی۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ سفید دھوئیں کی طرح اٹھتی ہوئی دھند پہاڑوں سے کسی دھاگے کی طرح لپٹ رہی تھی۔ ہر نگاہ ان کے منتظر تھی جو سیاہ اونچی گاڑیوں میں پہاڑی ڈھلوانوں سے نیچے اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے راستے پار کر کے سبزے سے گزر کر گاڑیاں میدان کی طرف بڑھتی چلی آئیں۔ بیک وقت دروازے کھلے، شیر دل سمیت خاندان کے بہت سے مرد گاڑیوں سے اتر کر چارپائیوں کی طرف بڑھے۔ وہ ابھی بیٹھے بھی نہ تھے کہ لوگوں کی نظر فراٹے بھرتے ہوئے ڈالوں پر گئی۔ مسئلہ افراد سے بھرے ہوئے ڈالے میدان کی طرف چلے آئے۔ شیر دل کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس کے اشارے پر آن کے آن میں اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں نے بندوقیں سنبھال لی۔ چاروں اطراف سے اپنے لوگوں کو گھیر لیا گیا۔ بندوقوں کا رخ آنے والے کی طرف ہوا۔ ڈالوں میں گھری فارچونر کا دروازہ کھلا۔ بھوری اونی شول کندھوں پر ڈالے ہوئے ملک احتشام گاڑی سے اترا۔ تائرانہ نگاہ ان سب پر ڈال کر خباثت سے مسکرایا۔ اپنے سردار کو بلاؤ شیر دل، میں اپنے لوگوں کے خون کا حساب لینے آیا ہوں۔ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے بآواز بلند کہا۔ شیر دل نے الجھ کر دلاور چچا کے ساتھ نظروں کا تبادلہ کیا۔ چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے افراد کھڑے ہو گئے۔
डालों से उतरते हुए मसला अफराद बंदूकें तान चुके थे। कौन से खून की बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सरहद पर आने की? ठंड का असर खून की गरमाइश ने जाहिल किया। अमर खान के नाम पर दिल में उठती हुई दर्द के टीस को गुस्से के पीछे छुपा लिया। तुम्हारे आदमियों ने कल रात फसलों पर मेरे 4 बंदों को मारा है, उन्हीं के खून का हिसाब लेने आया हूँ। सरदार को बुलाओ। उसकी बुलंद आवाज पहाड़ों में गूंजी। शेरदिल के माथे पर आई शिकनों की तादाद बढ़ती गई। आज का जिरगा तो सरदार की गुमशुदगी के सिलसिले में था। कत्ल कौन सा? किसका कत्ल? सरदार को बुलाओ शेरदिल, मेरे बेटों से कत्ल हो गया है। शेरदिल ने चौंक कर खैबर को देखा। आपके बेटे ने मलिकों के बंदे मारे हैं, ये बात हमें दुश्मन से क्यों मालूम हो रही है खैबर? कदर तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए ठंडे लहजे में इस्तफसार किया। जब सरदार का हाथ सर पर ना हो तो हम किसे खबर देते शेरदिल? कब तक गुल खान का बेटा हम पर मुसल्लत रहेगा? मुलाजिम कब से तख्त पर बैठने लगे? पहाड़ों पर छाई हुई धुंध शेरदिल की आंखों के आगे आ गई। अल्फाज का तमाचा मुंह पर पड़ा तो अपनी औकात याद आ गई। हवेली के हॉल में लगी हुई खानदानी तस्वीर में भले ही वो सरदार जहांजेब खान के साथ खड़ा था तो मुलाजिमों का लड़का ना। हिसाब दो शेरदिल, खून का हिसाब दो। एहतशाम चीखा। शेरदिल के जबड़े तन गए। जरा देर से ही सही अंदाजा हो गया था कि हर शख्स बिक चुका था। अपने बेटों को बुलाओ खैबर, जब्त से मुट्ठियां भींचे कहा, ताकि मलिक एहतशाम उन्हें गोलियों से भून दें। तख्त पर बैठे हो तो अपने लोगों के सरों पर हाथ रखो। मैं अपने बेटे मरने के लिए मलिक एहतशाम के हवाले नहीं करूंगा। कातिल मेरे हवाले ना किए गए तो सारा नमली मेरा खून में डूबेगा और खून की छींटें खान की हवेली तक जाएंगी। सुना है सरदार की बीवी आई है, क्या भला सा नाम है उसका? मलिक एहतशाम। गुलबानों का चचाजाद जहां आलम तेजी से आगे बढ़ा, एहतशाम के आदमियों की बंदूकों का रुख जहां आलम की तरफ हुआ, एहतशाम ने हाथ के इशारे से उन्हें किसी भी फाज गलती से बाज रखा। हमारी औरतों को बीच में मत लाओ, उनकी इज्जत के लिए नमली मीरा का हर मर्द अपना खून दे देगा। उंगली उठाकर गुर्रा कर कहा। एहतशाम सर झटकता वहां दिया। खून ही तो चाहिए, वरना खून बहा में सरदार की औरत। सरदार तो गायब है ना तुम्हारा, अब तक तो मर चुका होगा। 15 बंदूकें भी 20 साल जहां आलम को एहतशाम का गिरेबान पकड़ने से नहीं रोक पाई। जमे हुए हाथ का मुक्का जबड़े पर पड़ा तो एहतशाम के 14 तबक रोशन हो गए थे। आन की आन में 15 बंदूकें आलम के सर पर तान ली गई थी और उंगलियां ट्रिगर पर। बस एक इशारे की देर थी, एक इशारा। तुम्हारी क़यादत में मलिक एहतशाम हरगिज सुलह के लिए नहीं मानेगा। हमें नया सरदार बिठाना चाहिए शेरदिल, वरना आज नमली मीरा में होने वाले खून खराबे को कोई नहीं रोक पाएगा। शेरदिल ने गर्दन घुमाकर उस अधेड़ उम्र शख्स को देखा। सब उसकी तायद में सर हिलाने लगे। उसकी आंखों में नया सरदार सवाल बनकर उतरा। धूल उड़ाती हुई रेंज रोवर डालों से आगे आकर रुकी थी। पिछली नशिस्त से जो शख्स उतरा था उसे देखकर पहाड़ों पर छाई हुई धुंध मजीद गहरी होती गई। आसमान पर रुई जैसे बादल, जमीन पर सब्ज पहाड़, लंबे दरख्त और बहते चश्मे सब हैरान थे। शेरदिल बेयकीन हुआ जहां आलम के हाथ से एहतशाम का गिरेबान छूट गया। दिलावर चचा के माथे पर पसीने की बूंदें चमकी। मैं शहरियार खान आज यहाँ जिरगे के मशीरान के बुलाने पर जहांजेब खान के बड़े बेटे की हैसियत से आया हूँ। एहतशाम सर झटकता हुआ कहका लगाकर हंसा। शेरदिल यूं पत्थर हुआ कि चारपाई की तरफ बढ़ते हुए शहरियार को रोक भी न पाया। सफेद रंग के कलफ लगे हुए शलवार कमीज में मलबूस, कंधों पर सियाह शॉल डाले हुए वो जहांजेब खान का अक्स लगते थे। वही दबंग अंदाज, वही मरूब कर देने वाली शख्सियत। अमर लापता है, मुजाहिद अब तक मर चुका होगा। खानदान का कोई दूसरा फर्द सरदारी के अहल नहीं और मुलाजिमों को हम सर पर नहीं बिठाते। तमाम हकाइक को मद्देनजर रखते हुए अगर कबीला सरदारी मुझे सौंप देता है तो मैं अपने मनसब और आइन के मुताबिक इक़दाम करते हुए ये जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभाऊंगा। शहरियार चारपाई पर बैठ गए। अपने घर में नकब लगाने वाले को हम हरगिज अपना सरदार नहीं मानेंगे। अमर खान की गैर मौजूदगी में शेरदिल ही हमारा सरबरा है। किसी ने इख्तलाफ किया। शहरियार जहांजेब खान का खून है, मुलाजिम को कब से सरदार लोगों पर फोकियत मिलने लगी? मलिक एहतशाम आज खून बहाने के इरादे से आया है। अगर हमने बर वक्त फैसला ना किया तो मेरे तीनों बेटे गोलियों से भून दिए जाएंगे। तुम्हारे बेटों के लिए गांव इस खबीस के हवाले नहीं किया जा सकता खैबर। इस इंसान को गद्दी पर बिठाना सरदार अमर खान से बगावत है। सारा जिरगा एकदम ही बोल उठा। लोग अपनी अपनी राय देने लगे। एहतशाम हिज उठाती हुई नजरों से शेरदिल को देखे गया, जो शहरियार की हिमायत करने वालों को होश में आने का कह रहा था। चंद सानिये बाद ही आधे से ज्यादा जिरगा शहरियार की बैत के लिए आगे बढ़ रहा था, जबकि महज 3 अफराद शेरदिल के साथ खड़े थे। आज और अभी से हम आपको अपना सरदार मानते हैं शहरियार खान साहब।
یہ وہ بدذات آدمی ہے جس نے مزاحد خان اور عمر خان کی ماں پر بہتان لگایا تھا، جس ذلیل آدمی کو جہازیب خان نے نملی میرا سے دھکے دے کر نکالا تھا، تم اسی کے تلوے چاٹنے کو تیار ہو۔ شیردل گرجا، یہ پرانی باتیں ہیں شیردل، اور تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے کہ شہریار خان نے بہتان لگایا تھا؟ سردار عمر خان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ ہم ان کے ہر جھوٹ پر ایمان لے آئیں۔ اگر ان کی والدہ بد کردار نہیں تھی تو خودکشی کیوں کی؟ مزاحد خان سچے تھے تو فرار کیوں ہوئے؟ کل تک یہ لوگ عمر خان کے قصیدے پڑھتے تھکتے نہیں تھے، آج ایسا کیا بدلا تھا؟ تخت خالی ہو جائے تو ہر شخص بھیڑیا کیوں بن جاتا ہے؟ سرداری مبارک ہو شہریار خان، میرا حساب چکتا کریں تاکہ میں چلتا بنوں۔ احتشام محظوظ نظروں سے عالم کو دیکھتا شہریار سے مخاطب ہوا۔ عالم نے سختی سے مٹھیاں بیچی۔ کیا تمہارے بیٹوں نے واقعی قتل کیا ہے خیبر؟ غلطی ہو گئی سردار جی۔ شرمندگی سے سر جھک گیا۔ خون بہا دینے کو تیار ہو؟ عمر کی بیوی چاہیے۔ احتشام نے صدا لگائی۔ ضبط کی آخری حد پر کھڑے ہوئے شیردل نے ایک آدمی سے کلاشنکوف چھین کر احتشام کی سانس کی نالی پر رکھ دی۔ ایک اور بار ان کا نام اپنی گلی زبان پر لائے تو ساری گولیاں تمہاری حلق میں اتار دوں گا۔ کلاشنکوف پر اس کی گرفت سخت ہوئی۔ احتشام کی تھوڑی اونچی ہوتی گئی۔ ہم خون نہیں بہانا چاہتے شیردل، بندوق نیچے کرو۔ شہریار کا ٹھنڈا لہجہ اسے آگ سے شعلوں کی زد میں لے آیا۔ اس نے بھڑک کر شہریار کو دیکھا۔ یہ زرگاہ ہے یا انسانوں کی منڈی جو ایک کتا بھانت بھانت کی بولیاں لگا رہا ہے؟ مگر جو شخص اپنی بیوی کے کردار پر کیچڑ اچھال سکتا ہے اس سے بھی مجھے کسی اچھائی کی امید نہیں۔ گاؤں اور حویلی کی عورتوں کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو خدا کی قسم میں وہ آنکھیں نکال دوں گا۔ تاؤ کھاتے ہوئے شہریار، مسلسل بکتا احتشام، خاموش تماشائی، بندوقیں تان کر کھڑے ہوئے افراد، کوئی بھی ڈالوں کے پیچھے دو گاڑیوں کے ہمراہ رکتی سفید بازاروں نہیں دیکھ پایا تھا۔ گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھلا۔ یہ پیشاوری کپتان چپل میں مکید پاؤں پہاڑی راستے پر ٹکے، وہ کھدر کی سفید شلوار قمیض میں ملبوس، شانے پر گہرے کتھئی رنگ کی اونی شال گرائے ہوئے آگے بڑھتے چلے آئے۔ تمہارا یار لوٹ آیا تو اس کی بیوی واپس کر دوں گا میں۔ احتشام نے صلح جوئی کے انداز میں شیردل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شیردل نے وہی ہاتھ پکڑ کر اس کا بازو مروڑ ڈالا تھا۔ ہڈی کے چٹکنے کی آواز آئی۔ درد سے بلبلاتا ہوا احتشام گالیاں بکتا گیا۔ آگے آتے ہوئے دراز قد شخص نے پیچھے کھڑے آدمی سے کلاشنکوف جھپٹی تھی۔ آدمی نے مزاحمت کرنا چاہی مگر ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مجسم ہو گیا۔ لعنت ہو تم سب پر جو اس جیسے بے غیرت انسان کے لیے اپنا ایمان، اپنی عزتوں کا سودا کر رہے ہو۔ اس کی چنگھاڑ بہت دور تک سنائی دی تھی۔ انہوں نے شیردل کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا۔ اگلے ہی لمحے میں کلاشنکوف کا پچھلا حصہ پوری قوت سے احتشام کے سر میں دے مارا۔ سب کی حیران نگاہیں ان کی پشت پر ٹکی۔ بھاری سخت ہاتھوں سے انہوں نے احتشام کی گردن جکڑی۔ احتشام کے آدمیوں کی انگلیاں ٹریگر پر سخت ہوئیں مگر کوئی پہل کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ ایک گولی دونوں قبائل کا خون کر دیتی۔ 7 سال جیل میں رہ کر بھی تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آئی ملک احتشام۔ بند مٹھی کا زوردار مکہ گال پر پڑا تو ناک سے نکسیر چھوٹی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اپنی گردن سیدھی ہی کی تھی کہ اب کے جمے ہوئے ہاتھ کا زوردار تھپڑ اس کے قدم ڈگمگا گیا تھا۔ احتشام کو ادموا کر کے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا، قہر آلود نگاہ اس کے آدمیوں پر ڈالی۔ تم جن لوگوں کا انتقام لینے آئے ہو وہ تمہارے پیچھے کھڑے ہیں۔ سب کی نگاہیں ان کے عقب میں ٹھہری۔ گلبانوں کے ہمراہ 4 لڑکے گردنیں جھکائے ہوئے کھڑے تھے۔ یہ وہی لڑکے تھے جنہیں ملک احتشام نے بھاری رقم دے کر کل رات پیشاور کے لیے نکلنے کا کہا تھا، وہی لڑکے جو عمر اور گلبانوں کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ اپنے آدمیوں کو لو اور شکل گم کرو اپنی، اس سے پہلے کہ سولی پر چڑھا دوں تمہیں۔ عقل سے انہیں دیکھتے ہوئے احتشام نے منہ میں آتا ہوا خون فرش پر تھوکا۔ وہ پلٹے، سخت نگاہ اپنے لوگوں سے ہوتی ہوئی شہریار پر ٹھہری۔ ان کا حال ایسا تھا جیسا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ بے یقینی سے کبھی عمر کو دیکھتے تو کبھی ان کے پیچھے کھڑی ہوئی گلبانوں کو۔ عمر لوٹ بھی آتا تو انتقام کے نام پر خون بہنے سے نہیں روک پاتا۔ اس کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ احتشام اس کا خون کرنے میں ذرا نہ ہچکچاتا۔ وہ مر جاتا مگر گلبانوں، گلبانوں۔ آپ نے ملک احتشام سے کس کا سودا کیا ہے شہریار صاحب؟ سرد لہجے میں پوچھا، آواز کڑکتی ہوئی تھی۔ شہریار کے چہرے کے رنگ اڑے۔ تمہاری بیوی کا، تمہارے باپ نے تمہاری بیوی کا سودا کیا تھا۔ احتشام چیخا تو عمر نے مڑ کر زوردار لات اس کے پیٹ میں ماری تھی۔ وہ سر کے بل نیچے گرا تو کسی ماں کے لال میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ عمر کو روکے جو بے دردی سے اسے مارتا گیا۔ وہ مرنے کو ہوا تھا تو عمر نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ لے جاؤ اس مردار کو۔ وہ ایک قہر آلود نگاہ اس زندہ لاش پر ڈال کر مڑے۔ میں ہوں نملی میرا کا سردار، میں ہوں سردار عمر خان۔ میری عزت اس گاؤں کی عزت ہے۔ میری عزت پر حملہ، نملی میرا پر حملہ، اس جیسے درندے کو تم اپنا سردار مان رہے ہو؟
जिसे बीवी बेटी की तमीज नहीं, इस जैसे कातिल को जिसके हाथों पर अनगिनत बेगुनाहों का खून है। वही थे, ऐसी गरज, ऐसी कड़कती हुई आवाज सरदार अमर खान की ही हो सकती थी। ये रोब, ये दबदबा बस उन्हीं का था। ये शख्स, ये घटिया और नीच तरीन आदमी जिसने अपनी ही इज्जत को अपने कदमों तले रौंदा था, तुम उसकी बातों पर ईमान ले आए हो। जो इंसान अपने घर की औरतों के सिरों से चादर छीन सकता है, वो कल तुम्हारे घरों में भी नकब लगाएगा। जो आज मेरी इज्जत का सौदा कर रहा है, वो कल तुम्हारी बीवी बेटियों को नीलाम करेगा। ऐसा कौन सा नशा है जिसने तुमसे तुम्हारी बसारत छीन ली है? अपने सिरों पर जालिम मुसल्लत कर रहे हो। ये शख्स तुम्हारी माओ बहनों को नोचने आया है, तुम उसी के पांव धोकर पीने को तैयार हो। तुम इस शख्स से ज्यादा बदतरीन हो। बेगैरती की सजा में कत्ल हलाल होता। खुदा की कसम, मैं तुम सबके सर कलम करवा देता। उनकी आवाज पहाड़ों से टकराई तो कान साए साए करने लगे। तुम अपनी हद पार कर रहे हो अमर। जिंदगी में पहली बार शहरियार बेटे के मुश्तिल आंखों से खौफजदा हुए, इतना कि उसे हद याद दिलाते हुए आवाज लर्जी। कौन सी हद शहरियार साहब? जानते ही क्या है आप हदूद के बारे में? मेरी इज्जत पर हाथ डालकर आप मुझे हद में रहने का कह रहे हैं। और जब अमर ये कह रहे थे तो 2 घंटे की मुसाफत पर एबटाबाद में मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स ने आगे पीछे उन्हें मौसूल होने वाली मुबीना वीडियो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पेश कर दी। बेशतर घरों की स्क्रीन पर शहरियार खान नजर आए, जरताज को बालों से पकड़कर घसीटते हुए शहरियार खान। इस गांव की सरदारी का पहला हकदार मैं हूँ। शहरियार गुर्राए। जो शख्स अपना घर नहीं संभाल पाया, वो 4000 अफराद पर मुश्तमिल इस गांव को संभाल लेगा। ये गद्दी मेरी है और मैं इसे आपकी हवस के भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। तुम जैसा हरामजादा जिसकी माँ जानिया हो, हराम मौत मरी हो, सरदारी का हक नहीं रखता अमर खान। कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी तंबी जो अमर को अपने बाप पर हाथ उठाने से रोक सकती? अपनी सारी तवानाई उन्होंने अपना हाथ रोकने पर सर्फ कर दी थी। मुट्ठियां इतनी सख्ती से भींच लीं कि हाथ खून छलकाने लगे। उभरती हुई रगें फटने को हुई। माहौल की कसाफत बढ़ती जा रही थी। टीवी की स्क्रीन पर खून में लथपथ जरताज नजर आई। शहरियार हाथ बढ़ाकर उनकी आंखें बंद कर रहे थे। जो जहां था वहीं खड़ा रह गया, आंखें बेयकीनी से फैली। मेरा बेटा हरामजादा नहीं है। अमर खान के अकब में सनाशासी आवाज उभरी। उनके अलावा हर शख्स ने गर्दन घुमाई थी। दराज कद, कुशादा सीना, बावाकार, खुश शक्ल मुजाहिद खान। पहाड़ों पर छाई हुई धुंध छटने लगी थी। बादलों की ओट से शहंशाह खावर उन्हें देखने को झुका। हर आंख हैरान, लोग अंगश्ते बदना हुए। शेरदिल, गुलबानो, जहां आलम, दिलावर चचा, कौन नहीं था जिसे ख्वाब का गुमान ना हुआ हो। सामने खड़ा शख्स ख्वाब ही तो हो सकता था। जाने वाले कब लौटते हैं भला? मेरा बेटा हरामजादा नहीं है। उन्होंने अपनी बात दोहराई। अमर के वजूद में जरा जंबिश न हुई। सूरज ने रोशन होकर, सर्द हवा ने लहराकर, बादलों ने साया करके उन्हें जिंदगी का एहसास दिलाना चाहा। वो साकित रहे। मुजाहिद खान आगे चले आए। उसी लम्हे जैन प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके राहदारियों से गुजर रहा था। उसने शहरियार खान के खिलाफ कत्ल व गारत और स्लश फंड्स के नाकाबिले तरदीद सबूत हजारों लोगों के सामने लाइव पेश कर दिए थे, जो अमर ने तमाम अरसे में जमा किए थे। आला हकाम को ये सबूत आधे घंटे कबल मौसूल हो चुके थे। गलियात की पुलिस शहरियार खान के ताकुब में नमली मीरा की जानिब रवा दवा थी। अमर की माँ इज्जतदार औरत थी। वो तुम थे जिसने दौलत की हवस में उस पर बहुतान लगाया था। अमर दम सादे मुजाहिद खान को देखते थे, बेयकीनी से, हैरत से। उनका सपाट लहजा, उनकी पुरयकीन आंखें क्या कुछ जताती थी। तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी बकवास का यकीन करेगा? शहरियार को संभलने में देर न लगी। मुजाहिद खान ने संजीदगी से उन्हें देखते हुए अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल की रोशन स्क्रीन पर शहरियार का चेहरा नजर आया। वो झुककर जरताज की आंखें बंद कर रहे थे। अब तक बहुत सौ तक ये वीडियो पहुंच चुकी है। तुम्हारे माली जराइम के शवाहिद भी पुलिस को मिल चुके होंगे। अपने तमाम जराइम का एतराफ तुम खुद करोगे शहरियार। ये सब झूठ है, जाली है। मुजाहिद खान उनके गुर्राने को नजरअंदाज करके अमर की तरफ मुड़े। मजहब और रिवायत कहती है कि बहुतान लगाने वालों को कोड़े मारे जाएं। सरदार अमर खान, सजा तजवीज़ कीजिए। शहरियार सर नफी में हिलाते गए। अमर ने लाल अंगारा होते हुए आंखों से मुजाहिद खान को देखा। गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। शेरदिल। मुजाहिद खान के बुलाने पर शेरदिल तेजी से आगे आया। उनके इशारे से उसने अपने पांव से शहरियार के घुटने पर जरब मारी। सीसा पिलाई दीवार की तरह तन कर खड़ा रहने वाला शहरियार अमर खान के सामने घुटनों के बल गिरा था। जिन आंखों से हमेशा जुर्रात और लालच का संगम बेहिसी की सूरज झलकता था, आज उनमें बिला वजह खौफ उमड़ आया था। किस्मत उस बेटे के कदमों में बिठा चुकी थी जिस पर हमेशा थूकते आए थे। माफी मांगो, मेरे बेटे से माफी मांगो।
लहजा धीमा, आवाज भारी होती गई। शेरदिल ने शहरियार के कंधे पर हाथ रखकर हड्डियों को जोर दिया। तकलीफ की शिद्दत से उनके मुंह से करहा निकली, अगर यही सच था तो तुम्हारी माँ हराम मौत क्यों मरी? वो दर्द से बिलबिलाते हुए चीख उठे, नहीं मरी थी, मेरी माँ हराम मौत नहीं मरी थी, उनका कत्ल हुआ था और आप ये बात जानते थे। मैं बस ये जानता हूँ कि तुम सबने मेरे साथ ज्यादती की है। बाबा ने अपनी भतीजी को सगे बेटे पर फौकियत दी, मुझे मेरे हक से महरूम किया, और मुजाहिद। उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मुजाहिद खान ने शेरदिल से बंदूक लेकर शहरियार के सर पर तान ली। सरदार से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, ये सब जाली है। जरताज का कत्ल या स्लश फंड्स, तुमने मेरे खिलाफ ये सारे सबूत गढ़े हैं क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ पर बहतान लगाया था। ये औरत मरकर भी मेरी जिंदगी आजाद बनाने से बाज नहीं आई। जज्बात में अल्फाज शहरियार के लबों से फिसले तो लम्हा भर को हर सू सकूत छा गया। चलती हवा और फिसलता हुआ वक्त ठहर गया। तमाशाइयों की आंखों में हैरत उतरी, फिर तकलीफ, अफसोस और रहम। बस गुलबानो थी जिसकी आंखों में गुस्सा उतरा। उसने झुककर पैरों में गिरा हुआ पत्थर उठाकर शहरियार की पुश्त पर फेंक दिया था। फिर देखते ही देखते अनगिनत पत्थर शहरियार की तरफ आए। शहरियार की पेशानी, चेहरे, हाथ और पुश्त पर खून की बूंदें चमकी। अमर ने एक तायराना निगाह सब पर डाली। लहूरंग होती आंखें हर चेहरे पर टिकी। ये लोग उनकी पीठ पीछे उन्हें गालियां देते थे, ये लोग ख्वाब में उन्हें पत्थर मारते थे। आज उन पत्थरों पर लिखा हुआ अमर खान मध्यम सा होकर मिटता जा रहा था। आज अमर का मुजरिम संसार हो रहा था। उसकी पुश्त जख्मी होती गई और लिबास फटता गया। अमर ने सर झुकाकर नम सांस अंदर ली। थम चुकी दुनिया की गर्जिश जारी हुई। मुजस्सिम हुए इंसान मुतहरिक हुए। उन्होंने पुलिस मोबाइल्स के सायरन सुने। हर फर्द चौंक कर गाड़ियों से उतरते हुए सिपाहियों को देखने लगा। एएसपी मुर्तजा हैदर की सरबराही में पुलिस एहलकार आगे बढ़ते चले आए। सर, आईजी खैबर पख्तूनख्वा के अहकामात पर डीआईजी हजारा नबली मीरा के लिए रवाना हो चुके हैं। ताहम सूरत हाल की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए मकामी पुलिस को फौरी तौर पर हरकत में आने का हुक्म दिया गया है। चूँकि शहरियार खान साहब आपके वालिद हैं, आपसे तमाम कार्रवाई में मदाखलत न करने की गुजारिश की जाती है। एएसपी मुर्तजा हैदर तहम्मुल से अमर से बात मुकम्मल करके शहरियार की तरफ मुड़ा। शहरियार खान, आपके खिलाफ मौसूल हुए इब्तदाई शवाहिद और शिकायत की बुनियाद पर आपको कत्ल, अगवा, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जराइम की तहकीकात के सिलसिले में आईजी खैबर पख्तूनख्वा और मुताल्लिका आला अहकामात की हिदायत के तहत तहवील में लिया जा रहा है। अमर गहरी नज़रों से शहरियार को देखते थे, जबकि शहरियार तने हुए तासुरात से हैदर को सिपाहियों ने उन्हें बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया। उनकी चाल में लड़खड़ाहट थी। जहन में एक ही सवाल उभरा, कैसे, कहाँ, क्या गलत हुआ था? देख लूंगा मैं तुम्हें अमर। जाते जाते खूंखार नजर अमर पर डालकर कहकर गए थे। पुलिस मोबाइल्स के दरवाजे बंद हुए। हैदर ने मुड़कर अमर को देखकर सर को खम दिया। सायरन बजाती हुई गाड़ियां धूल उड़ाती हुई दूर जा रही थीं। पल के झपकते हुए मध्यम सी सांसें लेते खाली रास्ते को देखते अमर को अपने कंधों से एक बड़ा बोझ हटता हुआ महसूस हुआ। वो बोझ जो उन्हें बचपन से झुकाता आया था, वो जिम्मेदारी जो अपनी माँ के बेटे के होने के सबब उन्हें उठानी पड़ी थी। इन्हीं पहाड़ों के हिसार में इंतकाम की कसम उठाई थी। सारे हिसाब बराबर कर लिए थे। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और बहुत बहुत ही मज़े का एपिसोड था, क्योंकि जो शहरियार के साथ हुआ था वो यही डिज़र्व करता था। और मैं चाहती थी कि उसका एंड ऐसा हो कि दिल खुश हो जाए, मतलब क्योंकि अलमीरा की मदर का अच्छा नहीं दिखाया था मेरे हिसाब से, मतलब बहुत जल्दी मार दिया, कुछ हुआ ही नहीं उसके साथ। तो मैं चाह रही थी कि शहरियार के साथ बहुत 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 बुरा हो, और वही हुआ। तो मुझे बहुत ही पसंद आया उसका एंड तो। और मुजाहिद खान की एंट्री ने तो 4 चांद लगा दिए। मतलब जो सीन था माफ़ी मांगने वाला, तो क्या ही कहूँ मैं उसका। तो बहुत ही मज़े का एपिसोड था। बाकी आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।